नमस्कार दर्शकों, अभी न्यूज़ में आपका स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम लगातार चर्चाएं कर रहे हैं निकाय चुनाव 2022 को लेकर के। अभी हमने पूर्व में बात की थी इसी निकाय चुनाव को लेकर के वरिष्ठ पत्रकार किशन चतुर्वेदी जी से, जिन्होंने आरक्षण के मामले में बताया कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है और क्या स्थितियाँ आने वाले समय में हो सकती हैं। लेकिन चूंकि अभी बाड़ों का आरक्षण हो चुका है, लेकिन अभी नगर निगम के मेयर के लिए जो सीट आरक्षित होनी है उसको लेकर के अभी कोई भी निर्णय नहीं आया है। लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म है, हर कोई अपनी अपनी अटकलें लगा रहा है। इन अटकलों के बीच कुछ और भी ऐसे नाम हैं जो कि अभी सामने आने लगे हैं। खासकर अगर महिला सीट होती है तो कौन कौन से नाम सामने आ सकते हैं। ऐसे ही नामों में से एक नाम आज हमारे साथ मौजूद है, डॉक्टर दीपा अग्रवाल, जो कि रतनलाल फूल कटोरी की पूर्व प्राचार्य हैं। और जहाँ तक मैं जानता हूँ, इनके पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है, जिसको हम अपने ब्रज की भाषा में बोलते हैं कि मायके की या पियर की जो पृष्ठभूमि है, वह विशुद्ध रूप से संघ से परिवार से जुड़ा हुआ परिवार है और पीढ़ी दर पीढ़ी संघ की सेवाएं करता रहा है। तो ऐसे में ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि यदि ऐसे परिवार की किसी बच्ची को ये मौका मिलता है तो निश्चित तौर पर न सिर्फ पार्टी के लिए वो काफ़ी एक वरदान साबित होगा, बल्कि हो सकता है, चूँकि मथुरा की ही जन्मी है, मथुरा की पृष्ठभूमि को बहुत अच्छी तरीके से जानती है, तो संभवतः निगम को चलाने में ये सभी बातें उनके लिए बहुत लाभदायक हो सकती हैं। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। दीपा जी, आपका स्वागत है अभी न्यूज़ में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये जो आज समय चुनावी परिदृश्य है, इस चुनावी परिदृश्य में जैसे कि आमतौर पर पुरुष प्रधान देश माना जाता है, पुरुष प्रधान समाज माना जाता है, लेकिन मोदी जी ने एक नई दिशा दी महिला प्रधान बनाने के लिए। चाहे वो राशन कार्ड में महिलाओं को नाम दे दिया, महिला सशक्तिकरण को लेकर उन्होंने काफ़ी मुहिम चलाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ को लेकर के। तो जो उनका मेन मोटो था वो वही था कि जो पुरुष प्रधान की जो छाप है उससे अलग हट करके एक महिलाओं को नया सम्मान मिले और नया जीवन मिले। तो ऐसी दृष्टि में जैसे कि अब राजनीति में जो अब सामने आने लगे हैं, आपका नाम सामने आया है, आप क्या मानती हैं कि ये किस रूप में आप उसको देखते हैं? ये बहुत ही सुखद परिवर्तन है समाज में कि हमारी जो भाजपा सरकार है वो लगातार आधी आबादी को महत्व दे रही है और उसी का परिणाम है कि राष्ट्रपति के पद तक भी महिलाएं पहुंच रही हैं और एक बिल्कुल विशुद्ध ग्रामीण परिवेश से आई महिला को इतने सबसे बड़े पद पर हमारी पार्टी ने पहुंचाया है। तो ऐसे ही जो भी अन्य पद हैं वहाँ पर भी अपने सशक्त कार्यकर्ताओं को भाजपा पहुंचाने का काम कर रही है और इस दिशा में आप देख रहे हैं लगातार काम चल रहा है। किसी भी क्षेत्र में हो, महिलाएं आज आगे बढ़ रही हैं और ये हमारी भाजपा सरकार की नीतियों का ही परिणाम है कि बेटियों को कैसे शिक्षित किया जाए। इसके लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, या कई बार समाज में बहुत अंतर था उनके अनुपात में, तो उसके लिए भी कोशिश की गई और वो योजना बनाई गई कि बेटी बचाओ, जब पहले बचेगी तभी वो उसको हम पढ़ाएंगे और तभी आगे बढ़ पाएगी। तो इसके लिए भी पहले कोशिश की गई और उसका परिणाम है कि हम राजस्थान या हरियाणा जहाँ पर ज़्यादा प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर जो जन्म अनुपात है उसमें काफ़ी सुधार आया है। तो लगातार बीजेपी कोशिश कर रही है और हम सब बीजेपी के कार्यकर्ता होने के नाते जो भी योजनाएं हैं उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं और उन्हीं दिशा निर्देशों के अनुसार काम कर रहे हैं। देखिए, ये तो बात समाज की है। निश्चित तौर पर इन चीज़ों में काफ़ी बदलाव आया है। मैंने भी हरियाणा में और उधर उत्तराखंड काफ़ी काम किया है और यहाँ दोनों जगह बेटियों को बड़ी अलग नज़रिए से देखा जाता था, लेकिन अब नज़रिया बदलने लगा है। लोग उत्साह मनाने लगे हैं, जश्न मनाते हैं बेटी के पैदा होने पर। बिल्कुल। अब बात आती है राजनीति की। राजनीति द्वंद्व छंद का एक गहरा समुद्र है जहाँ पर ये सारी चीज़ें चलती हैं। लेकिन हमारे यहाँ महिला को एक देवी के रूप में पूजा जाता है। बहुत सीधी सादी, त्याग की मूर्ति, स्नेह की मूर्ति, यानी कितने संबोधन हैं जो उनको माना जाता है। तो इस द्वंद्व छंद छल कपट के इस पूरे सागर में आज महिलाओं को जो मोदी जी ने सशक्त करके उतारा है, आपको क्या लगता है कितनी सफलता मिल पाएगी और क्या वो वास्तव में कुछ बदलाव कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगी। आप देख रही हैं जो भी महिलाएं समाज में काम कर रही हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या अन्य क्षेत्र हो, तो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत अच्छा काम करके दिखा रही हैं। आपने देखा होगा जो भी महिलाएं राजनीति में है, पहले जैसे हमारी पार्टी की सुषमा स्वराज जी थी, तो सभी लोग देखते थे कि विदेश मंत्री के रूप में उन्होंने कितनी अपनी अलग पहचान स्थापित की। और भी प्रदेश स्तर पर भी जो भी महिलाएं हैं वो भी सब अपना काम
बहुत अच्छी प्रकार से कर रही हैं। अब वो समय नहीं रहा कि केवल आरक्षण के कारण महिलाओं को कोई पद मिल जाए, अब मजबूरी वो में मिल जाए। हाँ मजबूरी में मिल जाए और काम वास्तव में उनके परिवारीजन करें, अब वो माहौल नहीं है। बीजेपी ने ये माहौल बदला है और सशक्त रूप से महिलाएं स्वयं आकर अपना निर्णय ले रही हैं, काम करके दिखा रही हैं। आप एक कन्या विद्यालय की प्राचार्य रही हैं, आपने वो प्रतिभाएं नज़दीकी से देखी हैं, और चूंकि वो जो विद्यालय भी है विद्या भारती से जुड़ा हुआ है, जहाँ संस्कृति और विज्ञान का एक बहुत अनूठा संगम है देखने को अपनी मिलता भारतीय है। संस्कृति जी, भारतीय संस्कृति का। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या लगता है कि हमारी राजनीति का भविष्य महिलाओं की नज़र से कितना सुदृढ़ है? नहीं, अब वो धीरे धीरे जो पहले माहौल था काफ़ी बदल रहा है और महिलाओं के लिए अनुकूल वातावरण बन रहा है और महिलाएं इस अनुकूल वातावरण में अपने आप को ढाल रही हैं और लगातार काम कर रही हैं। मैं आपकी बात करूं, मैं आप ठीक है, जैसा कि मैंने कहा कि आपका परिवार जनसंघ से जुड़ा रहा है, आरएसएस से बहुत पुराने पीढ़ी दर पीढ़ी आपका रिश्ता रहा है। बिल्कुल। तो आपको जो संस्कार मिले आपकी राजनीति में, उनका क्या योगदान रहा और आपको क्या महसूस हुआ कि उनसे कितनी ताकत मिली आपको आगे बढ़ने में? किस पद पर रही हैं आप पार्टी में? मैं अपने संगठन से, जैसा आपने कहा, परिवार से ही मेरे को संस्कार मिले और लगातार मैं संगठन से जुड़ी हुई हूँ। पहले चाहे विद्या भारती की बात हो या आरएसएस की बात हो या फिर भाजपा की बात हो, अपने आनुषांगिक संगठनों से मैं लगातार जुड़ के और काम करती रही हूँ। अब रही बात कि जो हमारे संस्कार हैं वो हर कार्य में ही दिखाई देते हैं। चाहे राजनीति का मामला हो तो कई बार ऐसा माना जाता है कि राजनीति में कुछ ऐसे ही लोग आते हैं, वो छवि अब धीरे धीरे बदल रही है और अच्छे लोग भी सब राजनीति में आ रहे हैं। कई बार हम लोग केवल बात करते हैं कि राजनीति में परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन, लेकिन केवल बातों तक ही नहीं, जब अच्छे लोग आएंगे तभी तो परिवर्तन होगा। और वो अब माहौल बदल रहा है। अच्छे लोग भी, पढ़े लिखे लोग भी कि राजनीति खराब है ऐसा कह के रुक नहीं रहे हैं और राजनीति में आगे बढ़ रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। आमतौर पर परिवार वालों का ये मानना होता है कि नहीं, पुरुषों के लिए भी खास करके कभी कभी एक पिता अपने बेटे से कहता है, बोलो नहीं बेटा, राजनीति तुम्हारे मतलब की चीज़ नहीं है, हमारे तुम्हारे सभ्य परिवारों के मतलब की चीज़ नहीं है। हाँ। अब चूंकि नाम आपका राजनीति में आगे है और मेयर पद के लिए भी आपका नाम आ रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या आपको लगता है कि आपके परिवार से सपोर्ट मिलेगा या कहीं ना कहीं ये उनके मन में भी डर है कि राजनीति हमारे मतलब की नहीं है? नहीं, हम संगठन तक सही पूरे है। परिवार का मेरे को सपोर्ट है और आप समझ सकते हैं एक महिला के लिए बिना परिवार की सपोर्ट के समाज के लिए इतना काम देना बिल्कुल संभव नहीं है। तो पूरा परिवार चाहता है और पूरा परिवार सहयोग भी करता है इस बारे में और सबको इच्छा है कि अगर मौका पार्टी देती है तो मैं एक ऐसा समाज में काम करके दिखाऊं अपने जो मथुरा को कि जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी, उस तरीके का मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, आपका विजन बिल्कुल क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है विजन। कोई ब्लूप्रिंट तैयार किया आपने? ये जो मथुरा है एक धार्मिक नगरी है, हम सभी जानते ही हैं। तो मेरा को अगर मौका मिलता है तो उसका धार्मिक आध्यात्मिक स्वरूप भी बना रहे और उसके साथ साथ वो स्मार्ट सिटी भी हो, मतलब दोनों का एक ऐसा फ्यूजन हो। हाँ, जैसा वैसे ही कि भाई धार्मिक भी हो कि कहीं कोई बाहर से आता है तो उसको लगे हम वास्तव में एक धार्मिक स्थल पर, तीर्थ स्थल पर हैं, लेकिन सुविधाएं आधुनिक हों, जिससे ऐसा ना हो कि भाई हम तीर्थ स्थल में रह रहे हैं तो हम बड़े पिछड़े हैं। वो चीज़ नहीं, दोनों को लेकर ही हम मथुरा के विकास के लिए काम करें। चलिए, आप मथुरा के विकास के लिए काम करेंगे, लेकिन सवाल यहाँ ये उठता है कि चूंकि मैंने कहा ना भी राजनीति है, साम दाम दंड भेद, यहाँ तो हर तरीके की चीज़ें हैं। महिलाओं के लिए कितनी सक्षम बातें सही हो पाएंगी ये एक अलग बात है, लेकिन जो सवाल सबसे बड़ा ये है कि अभी आरक्षण अभी क्लियर नहीं हुआ है। बिल्कुल, चर्चाओं का बाजार गर्म है, हर किसी की अपनी एक सोच है, अपनी एक मंशा है। ऐसे में कुछ नाम है भी भारतीय जनता पार्टी की। मैं चूंकि आप भारतीय जनता पार्टी से जुड़ी हैं इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी की ही बात करूंगा। बिल्कुल बिल्कुल। भारतीय जनता पार्टी से कुछ नाम हैं, आपके पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, श्री विनोद जी हैं, उनको सुपारी वालों के नाम से जानते हैं, ठीक है। वो भाजपा के पदाधिकारी हैं, बावजूद उसके उनकी दावेदारी सामने आ रही है। इसके अलावा पूर्व पालिका अध्यक्ष हैं वीरेंद्र अग्रवाल जी, उनकी भी दावेदारी है। भाजपा के ही पदाधिकारी हैं प्रदीप गोस्वामी, उनकी भी दावेदारी है। जयंती लाला के नाम से एक नाम है, व्यापारी हैं वो भी, और वैश्य समाज से जुड़े हुए हैं, उनकी भी अपनी एक दावेदारी है। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए क्या अगर अब चूंकि ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो जैसे कि हमारे सूत्र हमको बताते हैं कि बहुत लंबी फहरिस्त
आला कमान तक जा चुकी नहीं है। देखिए, भाजपा एक लोकतांत्रिक पार्टी है और सभी जी कार्यकर्ताओं मैं समझ रहा हूँ, मैं मानने का आप मेरे अधिकार है। सवाल को शायद पहले समझ गई हाँ, है, लेकिन फिर भी मैं कंप्लीट कर लेता हूँ मैं। अब ऐसी स्थिति में जो लंबी जो फहरिस्त है वो निश्चित तौर पर संगठन के लिए वो सजर्द बन सकती है, और इसीलिए शायद ये नई चीज़ सामने आई, क्योंकि ये एक ऐसा संगठन है, कहाँ से कौन सी चीज़ नई अगर निकलती है तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन जरूर होता है। बिना किसी सिस्टम के, बिना की योजना के भाजपा में कोई चिंगारी उठे, संभवतः ये संभव नहीं है, जैसा मेरा मानना है। बिल्कुल योजना के साथ ही काम। योजना के साथ होता है, तो क्या कोई एक योजना नहीं है कि अगर मान लो कुछ सरदर्द बनता है आला कमान के लिए कि इतनी लंबी फहरिस्त है, किस किस को टिकट देंगे, गुटबाजी हो सकती है आपस में पार्टी में, अगर इस तरह की स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं तो क्यों ना महिला कर दी जाए। अब जब महिला कर दी जाएगी तो कोई विरोध नहीं करेगा, तो क्या आपको लगता है ऐसी परिस्थिति में सही हो पाएगा ऐसा सब कुछ? नहीं देखिए, ये सब निर्णय लेने का काम संगठन का संगठन है। का काम तो है, तो बस संगठन जो उचित समझेगा उस तरीके का, जो मथुरा के हित के लिए उचित होगा, संगठन के हित के लिए उचित होगा। संगठन में सब इतने अनुभवी लोग बैठे हैं कि वो इसको बहुत अच्छे से। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। आप मैं समझ रहा हूँ, आप जिस तरीके से आप क्या कहते हैं उस चीज को अपने ऊपर से बाउंसर को निकाल रहे हैं। नहीं, बाउंसर की बात नहीं है। देखिए, ये तो आप सभी जानते हैं कि इसमें किसी का भी हस्तक्षेप नहीं है। ये निर्णय शासन स्तर पर होगा आरक्षण का, और संगठन। मेरा सवाल थोड़ा सा दूसरा है। मेरा सवाल ये है कि अगर बाय द वे, जैसे कि मैंने कहा ना कि अगर मान लो अच्छी खासी सारी चीजें स्मूथली चल रही थी, अचानक से नाम उठा कि सीट महिला हो सकती है, उसमें तुरंत 2-3 नाम भी उजागर हुए। एक आपका नाम है, एक पूर्व पालिका अध्यक्ष मनीषा गुप्ता जी का भी नाम सामने आ रहा है। तो ऐसी स्थिति में मैं वही कह रहा हूँ मैं कि जो वरिष्ठ लोग पार्टी के ही पदाधिकारी हों या और भी ऐसे हैं जो जिनकी प्रतिष्ठा है समाज में, वो लोग एक अरमान पाले बैठे हैं कि सारी जिंदगी हमने पार्टी की सेवा की है और हमको अब वो मौका मिलने जा रहा है, और लास्ट मोमेंट पे यदि महिला हो जाती है नहीं तो ये तो कोई भी लगातार चल रहा है। कभी किसी वर्ग की बात होती है कि हो सकती है, कभी महिला, कभी सामान्य, कभी ओबीसी। नहीं, लगातार अभी चल रहा है। जब तक निर्णय नहीं होता तो ये कयास ही लगा सकते हैं कि कौन सी सीट हो रही है। और ये भाजपा ऐसी पार्टी है कि कोई भी वर्ग में अगर होता है आरक्षण तो उसके पास सभी के लिए बहुत अच्छे उम्मीदवार हैं। मतलब आप मानती हैं कि अगर आप मानती हैं कि चलो ठीक है, अगर मान लो महिला हो जाती है, हाँ, और ईश्वर के आशीर्वाद से आपको टिकट मिल जाती है, आपको सिंबल मिल जाता है, तो आपको किसी तरह की कठिनाई, किसी तरह का विरोध, किसी तरह की गुटबाजी नहीं झेलनी पड़ेगी। नहीं, देखिए वैसे भी सब लोग भाजपा में मांगते जरूर हैं, लेकिन जब एक बार कोई पार्टी किसी को भी सिंबल दे देती है, यानी उम्मीदवार घोषित कर देती है, तो सब लोग उसके लिए बहुत मेहनत से काम करते हैं, और फिर केवल कमल के फूल ही एक उम्मीदवार होता है। तो ये हमेशा से परिपाटी रही है, और आप पिछले चुनावों में देख सकते हैं कि हर चुनाव में बहुत लोग टिकट मांगते हैं, लेकिन जब एक बार उम्मीदवार पार्टी की तरफ से घोषित हो जाता है तो सब जो है उसी के चुनाव के लिए जुट जाते हैं। और सभी को मालूम है, जितने भी हमारे प्रशिक्षण वर्ग होते हैं, बैठक होती है, सब में एक ही बात हमें उच्च अधिकारियों के द्वारा सिखाई जाती है कि हमें केवल कमल देखना है, हमें उम्मीदवार तो देखना ही नहीं है। अच्छा, आपका नाम जैसे उछला है, तो जिस समय आपको किसी ने बताया होगा कि दीदी आपका भी नाम सामने आ रहा है, तो आप उस समय अंदर आपकी क्या फीलिंग्स रही होंगी? आप स्वाभाविक रूप से सभी को अच्छा लगता है, और मुझे तो संगठन में काम करते हुए लगभग 30 वर्ष हो गए, और मुझे तो नगर पालिका, जो मेरा पीएचडी का टॉपिक है, वो भी वास्तव में म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन इन मथुरा ही है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा अगर पार्टी के द्वारा मुझे ये मौका दिया जाता है। उसके अलावा आपने जैसा मेरा परिचय बताया, मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का भी अनुभव है, और संगठन में लगातार काम कर रही हूँ, तो संगठन का भी अनुभव है, और प्रशासनिक अनुभव भी है। मतलब ये माना जा सकता है कि आपका जो प्रोफाइल है काफी दमदार और हाँ, बिल्कुल। अगर पार्टी मेरे को मौका देती है और आप सभी का समर्थन और सहयोग मिलता है, तो मैं वास्तव में बहुत अच्छी प्रकार से मथुरा का विकास करके दिखाऊंगी। चलिए, ये बात नहीं। अब बात आती है, चूंकि आप एक महिला हैं, मथुरा धार्मिक नगरी है। महिलाओं के नजरिए से महिलाओं के लिए मथुरा में नगर निगम के द्वारा क्या हो सकता है या क्या होना चाहिए जो नहीं हुआ? देखिए, ऐसा है कि नगर पालिका के बाद नगर निगम बनने के बाद आप लोगों ने भी देखा होगा, बहुत
विकास के काम हुए हैं, लेकिन हम उसको संतुष्ट होके बैठ जाएं ऐसा नहीं है। लगातार विकास के कामों में और सुधार की संभावना रहती है। जैसे कि आप देखते हैं घर में बच्चे होते हैं, अगर पहली बार वो 80% नंबर लाया तो क्या हम लोग संतुष्ट हो जाते हैं? उसको प्रेरित करते हैं कि भाई आगे के लिए तुम्हें और 90% नंबर लाने हैं। अगर 90 भी आ जाते हैं तो फिर और कोशिश करते हैं। तो वही बात है निगम के कार्यों के लिए भी कि हम ये नहीं कह सकते कि हम बिल्कुल संतुष्ट हैं 100%। लगातार सुधार की गुंजाइश है। पहली बार निगम बना था, उसमें काफ़ी ग्रामीण क्षेत्र के एरिया भी जोड़े गए थे जहाँ पे बिल्कुल सड़क और कोई सुविधाएं नहीं थी। क्योंकि प्रचार के समय मैंने खुद देखा है कि वो कुछ दिनों पहले ही जिला पंचायत अध्यक्ष का, जिला पंचायत के चुनाव हुए थे, तो हम उनमें गए थे। हम मन में सोचते थे कि वास्तव में इनमें यहाँ के लोग कैसे रहते होंगे, और फिर वो निगम में शामिल हो गए। और उसके बाद हमें विधानसभा के चुनावों में जाने का मौका मिला तो बहुत परिवर्तन मिला। सड़कें खरंजे बन चुके थे। तो मैं कह रही थी निगम में बनने का ये काफ़ी फायदा हुआ कि जो पहले सड़क बहुत उबड़ खाबड़ थी और ग्राम पंचायत के एरिया थे वो, और अब निगम में शामिल होने के बाद इतना परिवर्तन आया है। लेकिन तो अगले चुनावों में और आएगा। यहाँ पर एक सवाल दूसरा, चलिए ठीक है, ये बात विकास किया कि आउटर के जो क्षेत्र थे वो जुड़े, उनको फायदा हुआ। लेकिन अब तक जो चीज सामने आई है, लोगों का मानना ये है कि हम लोगों के बीच जाते हैं, उनसे सुनते हैं, वो ये कहते हैं साहब निगम बनने से तो हमको नुकसान हुआ है। क्यों? नगर पालिका ज़्यादा अच्छी थी, उनका हाउस टैक्स बढ़ गया, उनका रिसीवर टैक्स उनको लग गया, जबकि उतनी जो मूलभूत सुविधाएं थी उनको नहीं मिल पाई, ठीक है ना। और उस बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं। नहीं देखिए, अभी पहली बार निगम है तो लोगों को उतना विकास काम नहीं दिखाई दे रहा। जैसे जैसे एक दो दिखाई और नहीं दे रहा या नहीं हो पाया, नहीं वो क्योंकि नए क्षेत्र जुड़े जहाँ पे बिल्कुल ही विकास नहीं था, उन पर भी निगम। हाँ नहीं, मैं वही बात बता रही हूँ कि निगम में नए जो एरिया जुड़े तो वहाँ पे हो सकता है फोकस ज़्यादा रहा हो, और निगम के जो टैक्स वगैरह बढ़े हैं उसके अनुपात में लोगों को लगा हो कि शायद विकास काम उतना नहीं हुआ, टैक्स बहुत बढ़ गए। तो ये सब बातें ऐसी हैं कि जब धीरे धीरे एक दो टर्म और बीत जाएंगे और जब विकास शहर में भी ज़्यादा दिखाई देगा तो लोगों को समझ में आएगा। क्योंकि कई बार बहुत सी योजनाएं, अब जैसे आप ये सिलेंडर का देख सकते हैं कि जब पहली बार हुआ तो लोगों को लगा कि ये मोदी जी पता नहीं क्या कर रहे हैं, बड़ी दिक्कत हो गई, कैसे होगा क्या होगा। और अब आप देखिए कि एक बार आज अब बुक करवाइए सिलेंडर, 2 घंटे में 4 घंटे में सिलेंडर आ जाएगा। तो कोई भी हाँ, तो कोई वही मैं कह रही हूँ कि कोई भी योजना जब शुरुआत में आती है तो उसकी बहुत सी कठिनाइयाँ महसूस होती है। अरे नहीं, पहला ज़्यादा अच्छा था, ये तो और ज़्यादा है। लेकिन जब वो वर्किंग में आ जाती है तो उस काफ़ी हो जाती है। अब अगर काम नहीं हुआ तो रैंकिंग कैसे सुधर गई नगर निगम की। अभी दिशा कमेटी है एक, उसमें मैं हूँ, तो वहाँ पर अपर नगर आयुक्त आए थे, उन्होंने बताया काफ़ी सुधार हुआ है मथुरा की स्वच्छता रैंकिंग में। तो अब ये थोड़ी हमें संतुष्ट होकर बैठ जाना है, वो काफ़ी सुधार है, लेकिन हम चाहेंगे कि इंदौर को पछाड़े हमारा मथुरा। अगर आपको मौका मिलता है तो ये जो यमुना के घाट हैं जो कि मथुरा की असली पहचान है, उसके लिए आपके पास कोई अब देखिए, उसके लिए वही है कि मैंने पहले ही आपको बताया कि अगर मुझे मौका मिलता है तो धार्मिक स्वरूप भी बना रहे और स्मार्ट सिटी भी बने। ऐसी कोई योजना सभी अधिकारियों के, जनता के सुझावों के आधार पर तैयार की जाएगी। लेकिन वहाँ सबसे बड़ी चुनौती बन गई ये पार्षद गण आ जाते हैं। मीटिंगों में आमतौर पर देखा जाता है कुर्सियां भी चलती हैं, कागज भी फेंकते हैं, और हालात ऐसे हो जाते हैं कि मीटिंग का होना ना होना बिल्कुल मीटिंग बनी हो जाती है। तो इस चुनौती से कैसे सुलझेंगे? नहीं, उस चुनौती के लिए तो है कि उनको भी समझाया जाएगा कि भाई आपको अगर अपने मथुरा का विकास करना है, क्योंकि जनता के जो सीधे टच में रहते हैं तो वो पार्षद ही रहते हैं। तो अगर विकास का कोई काम होगा तो पार्षदों को तो सबसे ज़्यादा फायदा होने वाला है कि उनको जनता को बताने के लिए काम होगा। तो उनको भी समझाया जाएगा कि भाई ये कोई भी योजना आ रही है तो उससे घाटों का, यमुना के किनारे का, इन सब का फायदा है। और आफ्टर ऑल आप लोगों को है कि जनता के बीच में आप जाएंगे कि भाई हमारे कार्य क्षेत्र में ये काम हो रहा है। तो ये सब थोड़ा सा समझाने वाली बात है। ये तो पार्षद की बात है, लेकिन शहर में जो नगर आयुक्त, जो नगर निगम में जो IAS ऑफिसर या PCS ऑफिसर होते हैं, तो वहाँ भी एक नई चुनौती है। जो अब तक जो देखा गया पूरे कार्यकाल के दौरान, कभी एक मत नजर नहीं आए, हमेशा पार्षद के उनके बीच में झंझट रहा,
या मेयर के और उनके बीच में झंझट रहा, मेयर कहते हैं आयुक्त मेरी नहीं सुनते, आयुक्त कहते हैं कि मेयर साहब हमारी नहीं सुनते, ये जो चीज़ें हैं ये क्या आपको नहीं लगता कि वो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है? नहीं देखिए, अब अगर किसी भी पद पर हम जाते हैं तो चुनौतियों का तो सामना करना ही पड़ता है, हमेशा चुनौतियां रहेंगी। ये विरोधाभास होना चाहिए क्या? ये विकास की रास्ते में रोड़ा नहीं है? नहीं, एक बार ऐसा है, जब कई बार सुझाव आते हैं तो अपर आयुक्त या जिनका भी आपने नाम लिया उनके अलग सुझाव होंगे, मेयर के अलग होंगे, पार्षद के अलग होंगे, पर उन सब के विचार विमर्श के बाद जो सबसे अच्छा एक सुझाव होगा या सबसे अच्छा विचार होगा उसको कार्य रूप में लाया जाएगा कि जनता की क्या इच्छा है, कि किस प्रकार का विकास होना चाहिए। जनता भी तो उसमें एक शामिल होती है। बंदरों को लेकर बहुत बड़ी समस्या है। हाँ, और नगर निगम ने कई बार प्रयास भी किए, क्या वो प्रयास अधूरे थे या पूरे मन से नहीं किए गए? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ कमी तो होगी, क्योंकि बंदरों की वास्तव में संख्या बहुत बढ़ रही है और इससे सभी पूरी जनता त्रस्त है, इसमें स्वीकार करने में कहीं भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन कहाँ क्या हो सकता है, क्या मंकी सफारी बन सकती है, क्या उनका कैसे बंध्याकरण होके उनकी किस प्रकार से संख्या बढ़ने पर रोक लग सकती है, इन सब में विचार करते हुए जो भी जनता के हित के लिए उचित निर्णय होगा वो किया जाएगा, क्योंकि वास्तव में ये बहुत बड़ी समस्या है। और कई बार जो पुराना शहर है वहाँ पर इसका सबसे ज़्यादा कष्ट है कि छोटी गलियाँ होती हैं, अगर कोई बंदर बैठा है तो वो गुजर भी नहीं सकता है। तो उसके लिए कहाँ कहाँ क्या हो सकता है, किस प्रकार से उनको पकड़ा जा सकता है, किस प्रकार से उनको सफारी बना के छोड़ा जा सकता है, उसके लिए बिल्कुल पूरे प्रयास होंगे। इस सब के अलावा नगर निगम की ओर से महिलाओं के लिए आपके पास क्या विजन है? जैसे पहले भी मैंने ये सवाल किया। हाँ, देखिए, महिलाओं के कोई भी जो सरकारी योजनाएं होती है, स्वयं सहायता समूह वगैरह बनाना, डूडा और नगर निगम के सहयोग से ही कार्यान्वित होती हैं। तो महिलाओं को कैसे स्वावलंबी बनाया जाए, किस प्रकार से उनको रोजगार के साधन उपलब्ध कराए जाएं, उसके लिए पूरे, मैं महिला हूँ तो महिलाओं के लिए तो विशेष मैं सोचूंगी कि महिलाएं किस प्रकार से समाज में आगे बढ़ें। कहीं कोई अगर किसी को परेशानी है, कम पढ़ा लिखा है, किस प्रकार से वो अपना रोजगार शुरू कर सकता है, बिल्कुल मैं पूरा कोशिश करूंगी कि उनका रोजगार बढ़े। आखिर में आपसे ये बात पूछना चाहूँगा कि जैसा कि आरक्षण की स्थिति चल ही रही है अभी असमंजस की, हाँ, आपकी दिली इच्छा क्या है? क्या ये सामान्य सीट रहनी चाहिए या सामान्य पुरुष सीट रहनी चाहिए या बैकवर्ड को या किसी को मिलनी चाहिए या महिलाओं को मिलनी चाहिए? देखिए, अगर आप आपकी अपनी क्या मंशा है? मेरी, अगर मैं चूंकि महिला हूं तो मैं तो चाहूंगी कि महिला सीट हो, लेकिन ये अंतिम निर्णय तो शासन और संगठन का। हाँ, लेकिन मैं महिला हूं तो मैं तो ओबियसली चाहूंगी कि महिला सीट हो, जिससे कि मुझे काम करने का मौका मिले और जो मेरे मन में विजन है मथुरा के लिए वो मैं उसको पूरी कर पाऊँ। अब पूरी तरह से तैयार है? बिल्कुल, मैं पूरी तरह से बिल्कुल तैयार हूँ चुनौतियों को झेलने के लिए। शुक्रिया। तो दर्शकों, आपने जाना डॉक्टर दीपा अग्रवाल का साफ तौर पर कहना है, चूंकि महिला हूँ इसलिए महिलाओं के लिए सोचना मेरी जिम्मेदारी बनती है और मैं ज़रूर सोचूंगी। लेकिन साथ में उन्होंने अपना विज़न भी रखा और वहीं जैसा कि मैंने बार बार उसके घुमा फिरा के पूछा कि किसी भी पार्टी में जब किसी का हक छीनता है तो कहीं ना कहीं एक ठहरे हुए पानी में उछाल आने लगता है, तो उस उछाल से वो, उन लहरों से वो कैसे सामना कर पाएंगी। तो उन्होंने बहुत साफ गोई से अपना उत्तर दे दिया है कि भाजपा एक जिस तरह की अनुशासित पार्टी है, वहाँ टिकट मिलने से पहले जितनी भी लहरें उठें, लेकिन उसके बाद की जो शांति होती है वो संगठन की शक्ति के रूप में उभर करके आती है। तो ऐसा इनका मानना है। हमारी शुभकामना है टिकट जिसको भी मिले नगर के हित के लिए काम करे। और मैं एक बार पुनः अभी न्यूज़ की ओर से आपका धन्यवाद देता हूँ अपने स्टूडियो में आने के लिए, और साथ ही अपने दर्शकों से एक बार पुनः अपील करूँगा, अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें, अपने वोट के अधिकार को बिल्कुल न छोड़ें, घर से बाहर निकलें। सर्दियों का मौसम है, वैसे भी अनुकूल है, लिहाजा अधिक से अधिक संख्या में मतदान करके अपने अधिकार का प्रयोग करें, नगर को स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और नगर की मर्यादा और उसको सुंदरता को बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। मेरे को मौका दिया आपने आपसे बातचीत करने का, इसके लिए मैं भी आपका धन्यवाद करती हूँ और सभी दर्शकों।